एनसीपी चीफ शरद पवार अपनी अलग राजनीति के लिए जाने जाते हैं। वो जो कहते हैं उसमें काफी वजन होता है। अब उन्होंने ये दावा किया है कि देश के कई हिस्सों में बीजेपी की राजनीतिक ताकत सिकुड़ रही है। मुंबई में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों की एक बैठक को संबोधित करते हुए शरद पवार ने ये भी कहा कि जो नेता और दल बीजेपी के साथ गठबंधन करना चाहते हैं, जनता उनको समर्थन नहीं दे रही है। शरद पवार ने पार्टी पदाधिकारियों से कहा, हम उन लोगों के साथ नहीं हैं जो बीजेपी के साथ गठबंधन करना चाहते हैं। आप अगर देश का नक्शा निकालेंगे तो देखेंगे कि बीजेपी दक्षिण भारत में एक भी राज्य में सत्ता में नहीं है। शरद पवार ने ये दावा ऐसे वक्त में किया है जब 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं, तो वहीं महाराष्ट्र में भी शिंदे सरकार संकट में है। स्पीकर को जल्द ही सुप्रीम कोर्ट को शिंदे के अयोग्य विधायकों को लेकर फैसला देना है। ऐसे में कयास लग रहे हैं कि महाराष्ट्र में बड़ा उलटफेर हो सकता है। आपको बता दें कि शरद पवार ने 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में महाविकास आघाड़ी सरकार के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने कहा कि बीजेपी शिवसेना को बांटकर सत्ता में आई है। शरद पवार ने दावा किया कि इसी तरह का फार्मूला गोवा और मध्य प्रदेश में भी लागू किया गया। मध्य प्रदेश में मार्च 2020 तक कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थकों के बीजेपी में शामिल हो जाने पर कमलनाथ की सरकार गिर गई थी। शरद पवार ने आगे कहा कि बीजेपी सिर्फ गुजरात में सत्ता में थी, जिसे वो आगे बरकरार रखने में कामयाब रही। पवार ने कहा कि बीजेपी राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल में सरकार में नहीं है। उत्तर प्रदेश और कुछ अन्य राज्यों को छोड़कर बीजेपी की राजनीतिक ताकत देश के अन्य सभी हिस्सों में सिकुड़ती जा रही है। चुनावों के बीच आए शरद पवार के इस बयान से बीजेपी को बड़ा नुकसान हो सकता है। गाजा में हमास और इजराइल के बीच जारी युद्ध के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री मणिशंकर अय्यर और बसपा के सांसद दानिश अली फिलिस्तीन के दूतावास पहुंचे। इन दोनों के अलावा सोमवार को लेफ्ट के भी कुछ नेता वहां पहुंचे। सभी ने फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए फिलिस्तीन दूतावास का दौरा किया। दौरा करने वाले नेताओं में बसपा के दानिश अली, कांग्रेस के मणिशंकर अय्यर के अलावा जेडीयू के केसी त्यागी, सीपीआई-एमएल के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य और समाजवादी पार्टी के सांसद जावेद अली खान भी शामिल रहे। इस दौरान वामपंथी दल सीपीआई के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि हम यहां फिलिस्तीन के प्रति अपनी एकजुटता दिखाने के लिए आए हैं। उन्होंने कहा, गाजा में युद्ध चल रहा है, वहां मानवीय संकट खड़ा हो गया है और फिलिस्तीन के लोग पीड़ित हैं। हम भारत समेत सभी देशों में ये सवाल उठा रहे हैं। गाजा में एक संकट खड़ा हो गया है और जो हालात हैं उसमें ऐसा लगता है कि दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर आकर खड़ी हो गई है। दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा, गाजा में बेगुनाह लोगों को मारा जा रहा है। इस युद्ध का शिकार कोई और नहीं बल्कि मासूम फिलिस्तीनी बन रहे हैं। हम चाहते हैं कि शांति कायम रहे। Which party? What does Amit Shah's son do? What is he doing exactly? What does Rajnath Singh's son do? No, but I'm asking you the question. You're talking about dynasty politics. Last I heard Amit Shah's son is running Indian cricket. So, please be objective. Look at the leaders in the BJP and ask yourself the question what their children are doing. And you'll find that many of their children, Anurag Thakur, many of their children are dynasties. Which party? What does Amit Shah's son do? What is he doing exactly? What does Rajnath Singh's son do? No, but I'm asking you the question. You're talking about dynasty politics. Last I heard Amit Shah's son is running Indian cricket. So, please be objective. Look at the leaders in the BJP and ask yourself the question what their children are doing. And you'll find that many of their children, Anurag Thakur, many of their children are dynasties. राजस्थान में बीजेपी ने वसुंधरा राजे के समर्थकों को टिकट नहीं दिया, लेकिन पूर्व सीएम ने जुबान नहीं खोली है। लेकिन अब जो खबर आ रही है उससे बीजेपी हाईकमान को बड़ा झटका लगने के संकेत मिल रहे हैं। दरअसल इस समय असम के राज्यसभा सांसद गुलाब चंद कटारिया अपने गृह जिले उदयपुर आए हुए हैं। कटारिया के उदयपुर होने पर वैसे तो कांग्रेस को परेशान होना चाहिए था, क्योंकि राजस्थान में विधानसभा चुनाव है और कटारिया संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, लेकिन परेशानी में बीजेपी घिरती दिखाई दे रही है। दरअसल खबर आ रही है कि कटारिया और
वसुंधरा राजे सिंधिया की गुप्त बैठक हुई है और इस बैठक के बारे में कई घंटे बाद बीजेपी के नेताओं को जानकारी हुई। वसुंधरा कटारिया से मिलने उदयपुर आई और चली गई, किसी को खबर तक नहीं लग पाई। कटारिया ने राजे से मुलाकात की पुष्टि तो की है, लेकिन सफाई दी है कि मुलाकात राजनीतिक नहीं थी। 40 मिनट तक चली मुलाकात के बाद कहा जा रहा है कि अब वसुंधरा भी आर पार के मूड में दिखाई दे रही हैं और कटारिया के जरिए उन्होंने हाईकमान को सख्त मैसेज भेज दिया है, क्योंकि राजे ने अभी तक मीडिया में कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन उनके तेवरों से साफ हो गया है वो हाईकमान के दबाव में नहीं आएंगी। गुलाबचंद कटारिया असम के राज्यपाल बनने से पहले राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष थे। उनके राज्यपाल बनने के बाद कटारिया ने विधानसभा अध्यक्ष पद से भी इस्तीफा दे दिया है और बीजेपी ने कटारिया की जगह राजेंद्र राठौर को नेता प्रतिपक्ष बनाया था। हरियाणा में 2014 से बीजेपी और जेजेपी के गठबंधन से डबल इंजन की सरकार सत्ता में है, लेकिन ये गठबंधन आगे और कितने दिन रहने वाला है, इसको लेकर हर किसी के मन में सवाल उठते रहते हैं। क्योंकि जिस तरह से बीजेपी और जेजेपी नेताओं के बीच बयानबाजी देखने को मिलती है, इससे तो यही लगता है कि लोकसभा चुनाव से पहले ये गठबंधन टूट जाएगा। पिछले कई महीनों से सत्तारूढ़ बीजेपी और जेजेपी के बीच पहले जैसे संबंध नहीं रहे हैं। ऐसे में कई बार खबरें भी आ चुकी हैं कि दोनों पार्टी के रास्ते जल्द ही अलग हो सकते हैं। तो वहीं अब बीजेपी के सीनियर नेता बीरेंद्र सिंह ने कहा है कि अब जेजेपी के साथ बीजेपी अगला चुनाव नहीं लड़ेगी। उन्होंने कहा कि ये गठबंधन भाजपा के खिलाफ ही हो गया है और मुझे लगता है कि अब भाजपा जेजेपी को और बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर भाजपा और जेजेपी का गठबंधन बना रहता है तो इससे भाजपा को कोई फायदा नहीं होने वाला है। अगर भाजपा गंवाने की स्थिति में ही रहना चाहती है तभी ये गठबंधन बरकरार रह सकता है। मैंने इस बारे में लीडरशिप से बात की है। भाजपा के कार्यकर्ता भी यही सोचते हैं कि इस गठबंधन से पार्टी को कोई फायदा नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि जेजेपी का कोई वोट बैंक ही नहीं है तो आखिर वो हमें वोट कैसे दिलाएंगे। बता दें कि 2 सप्ताह पहले ही बीरेंद्र सिंह ने हरियाणा की जींद में रैली की थी और कहा था कि अगर भाजपा और जेजेपी का गठबंधन बरकरार रहता है तो वो पार्टी छोड़ देंगे। उन्होंने दुष्यंत चौटाला पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। इसके अगले ही दिन दुष्यंत चौटाला के बेटे दिग्विजय चौटाला ने इन आरोपों का खंडन किया था और उन्होंने कहा था कि कुछ नेता उनके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस के बीच गठबंधन तय होता हुआ दिखाई दे रहा है। अखिलेश यादव ने तो पहले ही गठबंधन को लेकर अपना रुख साफ कर दिया था। उन्होंने कहा था कि सपा बीजेपी के खिलाफ एमपी में कांग्रेस से गठबंधन को तैयार है और अब कमलनाथ ने भी सपा के साथ चुनावी गठबंधन की संभावना के दरवाजे खोल दिए हैं। पूर्व सीएम और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा कि सपा के साथ गठबंधन केंद्र के लेवल का मामला है। राष्ट्रीय स्तर पर उनसे चर्चा चल रही है, लेकिन हम चाहते हैं कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में सपा हमारा साथ दे। सपा की भी बीजेपी को हराने में दिलचस्पी है। कमलनाथ ने कहा कि मैं अखिलेश यादव को धन्यवाद देता हूं, हम दोनों का उद्देश्य मिलकर बीजेपी को हराना है। कमलनाथ ने यहां तक कह दिया कि अगर हम सपा के लिए सीट छोड़ते हैं और अपना उम्मीदवार भी उन्हें दे देते हैं तो उम्मीदवार सपा के सिंबल की जगह कांग्रेस के सिंबल पर ही चुनाव लड़ने की बात कहता है। इसके साथ ही कमलनाथ ने यह भी साफ संकेत दे दिया है कि अगर सपा उम्मीदवार दमदार होता है तो उसके लिए सीट छोड़ने के विकल्प पर विचार होगा। इस बीच सपा ने भी कांग्रेस से गठबंधन की संभावना के दरवाजे बंद नहीं किए हैं। सपा ने एमपी के लिए जो उम्मीदवार घोषित किए हैं उनमें 4 सीटों पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं। एनसीपी के बागी नेता छगन भुजबल ने एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार पर आरोप लगाते हुए कहा कि जब वो आय से अधिक संपत्ति मामले में जेल में बंद थे तो पवार उनके साथ खड़े नहीं हुए। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बीच एक पत्र सामने आया है जिसमें एनसीपी चीफ ने तत्कालीन सीएम देवेंद्र फडणवीस से भुजबल के स्वास्थ्य पर ध्यान देने का आग्रह किया। कथित तौर पर 8 मार्च 2018 को लिखे इस पत्र में पवार ने कहा कि उन्हें भुजबल के बिगड़ते स्वास्थ्य के बारे में परेशान करने वाली खबरें मिली है। 70 साल के भुजबल 2 साल से सलाखों के पीछे बंद हैं और मामले पर अदालत का फैसला आने तक भुजबल को निर्दोष माना जाना चाहिए। इस दौरान उन्होंने फडणवीस से भुजबल की स्वास्थ्य स्थिति और बढ़ती उम्र को देखते हुए उन्हें उचित इलाज देने के लिए त्वरित कदम उठाने का आग्रह किया। एनसीपी चीफ ने कहा था, अगर आने वाले दिनों में भुजबल को कोई अप्रिय स्थिति झेलनी पड़ी तो इसके लिए आपकी सरकार जिम्मेदार होगी। गौरतलब है कि जब एनसीपी नेता अजीत पवार ने शरद पवार के नेतृत्व के खिलाफ विद्रोह का झंडा उठाया तो भुजबल पाला बदलने वाले 40 विधायकों में से एक थे। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार 24 अक्टूबर को पुणे में एक रैली करेंगे जो पार्टी विभाजन के बाद शहर में उनकी पहली रैली होगी। इस रैली को सितंबर में डिप्टी सीएम अजीत पवार के रोड शो के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। उसी दिन शरद पवार के पोते और विधायक रोहित पवार भी पुणे से यात्रा शुरू करेंगे। शरद पवार पहले ही अजीत पवार खेमे पर निशाना साधते हुए और शहरों में रैलियां कर चुके हैं और उन्हें पार्टी कार्यकर्ताओं से पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले हैं। इस बीच शरद पवार ने कहा कि उनके भतीजे अजीत पवार कभी भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे।
उनकी ये टिप्पणी अजीत पवार के पार्टी से अलग होने और बीजेपी शिवसेना सरकार में डिप्टी सीएम बनने के बाद आई। दोनों गुट फिलहाल पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह को लेकर कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने हाल ही में पार्टी प्रमुख के रूप में अपने पिता के इस्तीफे पर टिप्पणी करते हुए कहा कि उन्होंने ये कुछ एनसीपी नेताओं की बीजेपी के साथ गठबंधन करने के दबाव में किया। अमेरिका भी इजराइल हमास के बीच चल रहे युद्ध में शामिल हो गया है। ये बड़ा दावा ईरान ने किया है। रिपोर्ट्स के अनुसार ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नासिर कनानी ने कहा कि इस संघर्ष में अमेरिका सैन्य तौर पर पहले ही शामिल हो चुका है और निश्चित तौर पर उसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। कनानी से पूछा गया कि अमेरिका ने दखल दिया तो क्या तेहरान भी इसमें शामिल होगा। इसके जवाब में प्रवक्ता नासिर कनानी ने कहा, ईरान का मानना है कि यूएस पहले ही इजराइल और फिलिस्तीन विवाद में सैन्य तौर पर शामिल हो चुका है। अमेरिका के सपोर्ट से ही यहूदी शासन की ओर से अपराधों को अंजाम दिया जा रहा है। इसके लिए वॉशिंगटन को भी जवाबदेह ठहराना चाहिए। आपको बता दें कि अमेरिका दुनिया के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर को पहले ही पूर्वी भूमध्य सागर में तैनात कर चुका है। आने वाले कुछ दिनों में यहाँ एक और अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर की तैनाती होनी है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने इसकी जानकारी देते हुए कहा था कि एयरक्राफ्ट की तैनाती किसी को उकसावा देने के लिए नहीं बल्कि सुरक्षा के लिहाज से की गई है। आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच गाजा में चल रहे युद्ध को लेकर खाड़ी देशों में तनाव गहराता जा रहा है। एक तरफ जहां इजराइल समर्थक यूएई जैसे देश हैं, तो दूसरी ओर ईरान और सीरिया जैसे ऐसे भी देश हैं जो हमास के साथ पूरी तरह से खुलकर खड़े नजर आ रहे हैं। ईरान ने तो ये भी चेतावनी दे दी है कि इजराइल की फिलिस्तीनियों के खिलाफ आक्रामकता नहीं रुकी तो क्षेत्र में और भी मोर्चे हैं जो कार्रवाई के लिए तैयार हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसी चेतावनियों के चलते हमास के बाद अमेरिका और इजराइल के निशाने पर ईरान आ सकता है।